एवरीवन, वेलकम टू आवर पेज। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए फॉर द फर्स्ट चैप्टर। तो द सेकंड चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको उसकी कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स जो आपको उस सब्जेक्ट को पीएचडी कराने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हम यूज करेंगे जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बट बिफोर दैट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा था जो कि प्रीवियस वीडियो में है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहूंगी। आई होप आप लोगों ने उससे पहले आंसर कर दिया हो। सो दीज वॉज द ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉसेस और प्रॉफिट की, सी प्रॉफिट और लॉस आपका हर साल चेंज होता है। इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो कंसेप्ट हुआ ये, राइट? तो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। जीडीपी मैंने आपको बताया था ये आपकी नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम हर साल निकाली जाती है, देश की कितनी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के बारे में अब आप सोचो कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और भी आगे आप पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि देश की इनकम है, तो ये भी फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि ये हर साल देखा जाता है। देन हम प्रोडक्शन की बात करें। प्रोडक्शन आपको पता है हर साल चेंज होती है, हर महीने चेंज होती है। हो सकता है इस महीने प्रोडक्शन ज्यादा हुई हो, जैसे आप कोका कोला का एग्जांपल लीजिए। कोका कोला की प्रोडक्शन समर में ज्यादा होगी, विंटर में कम होगी, तो प्रोडक्शन चेंज होता रहता है। सो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। देन वी हैव कैपिटल। तो कैपिटल एक ऐसा है जिसमें हम बात करते हैं स्टॉक की, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आई विल अगेन से कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन दिस बुक है संदीप गर्ग। ऐसा नहीं है कि मैंने और बुक्स के से कंटेंट कवर नहीं किया है, सारी कंटेंट कवर है सारी बुक्स में से, बट आई प्रेफर दिस बुक क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वगैरह थोड़े अच्छे से मेंशन है। बाकी इट्स योर प्रेफरेंस। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ ये चीज समझने के लिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, उसको उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो लेमन लैंग्वेज में बेसिकली जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ऐसा कह लो, तो जो बेसिकली पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है कंट्री का, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें हम कहेंगे कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ, फिर क्या नहीं हुआ, वो देखिए। अब पहला यहाँ पे आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देखो, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट जो हमारा है या हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में। लेट्स से रशिया से चाइना में हमारा इंडियन एयरवेज यूज हो रहा है, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा क्योंकि वो हमारा है, ठीक है। इट इज ओन बाय अस, हमारे रेजिडेंट्स का ओन करा हुआ है, तो वो जो होगा वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में ही ऑपरेट क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि जहाँ पे शिप्स वगैरह आके जैसे डॉक कहते हैं ना, डॉक बोलते हैं, वो चीजें जो हो गई, विच इज ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे बोला है कि भाई हमारी जो शिप फिशिंग वेसल्स है, हमारी फिश, ऑयल, हमारे नेचुरल गैस, हमारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है, डॉक, शिप वगैरह, ये सारी की सारी अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स में, लेट्स से इंडियन ओशन में या फिर कोई भी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में अगर हमारी ये चीजें ऑपरेट कर रही हैं, तो उस पर भी हमारा ही राइट होगा, उस पर कोई फॉरेन कंट्री का राइट नहीं होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। इसमें जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारा कोई भी फिशरमैन है, इंडियन ओशन में फिश वगैरह कैच करता है, फिशरमैन है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो फॉरेन टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स बेसिकली एक कोई भी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कॉन्सुल्स यूज करते हैं। कॉन्सुल्स मतलब कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी एक इंसान को हायर किया होगा कि आप फॉरेन कंट्री में रहोगे, हमारी कंट्री के बिहाफ में फॉरेन कंट्री में जाके रहोगे ये चीजें संभालने के लिए, ठीक है, तो उसे कॉन्सुल कहते हैं। तो कॉन्सुलेट्स उनके लिए बनाया जाता है। एम्बेसीज वगैरह आपने देखी भी होगी दिल्ली में अगर आप रहते हो तो, कि दिल्ली में कितनी एम्बेसीज बनी हुई है, राइट, बहुत सारी कंट्रीज की, स्पेन, जर्मनी, चाइना, रशिया, यूक्रेन, वो तो बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसीज हमारे इंडिया में है, इंडिया में, दिल्ली में, व्हाटसएवर। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो ये तो हुआ कि मैंने बोला फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है। मैं बोल रही हूँ कि हमारी इंडिया की एम्बेसी अगर बाहर की कंट्री में, लेट्स से जापान में है, चाइना में है, रशिया में इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, तो वो जो भी एम्बेसीज बाहर बनी हुई है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी पार्ट कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बोलेंगे, राइट।
अब चूंकि मैंने बोला उनकी हमारी एम्बेसीज अगर बाहर है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, तो उनकी एम्बेसीज अगर हमारी कंट्री में है, दैट इज इंडिया में है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट नहीं है, वो फॉरेन वालों के लिए होगा। तो जो भी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्री का, अगर हमारे इंडिया में है तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर टेरिटरी। ओके, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारे के सारे अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अगर हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर बने हुए हैं, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बने हुए हैं, तो भी वो हमारा पार्ट नहीं होगा, वो फॉरेन कंट्री का पार्ट होगा, क्योंकि वो उन लोगों की वो चीजें हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो हमारे यहाँ पे सिर्फ बनाए गए हैं, ठीक है। तो दीज आर दी पार्ट ऑफ फॉरेन टेरिटरी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, कॉमन एग्जांपल्स फॉर बोथ डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फॉरेन टेरिटरी। जैसे कि पहला एग्जांपल हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, राइट। कोई भी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वालों का इंडिया में बना हुआ है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे हमारे आके एक अपना ऑफिस बनाया है, तो वो टेरिटरी तो हमारी रहेगी ना, उन्होंने हमसे लैंड तो लिया होगा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, राइट। कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज, ठीक है, इंडिया के अंदर एक कंपनी है जो जापानीज वालों की कंपनी है। देखो इंडिया की टेरिटरी है, जैसे एक मेरा ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जापान वालों ने कहा कि भाई हमको एक अपनी कंपनी सेटअप करनी है, उन्होंने कंपनी को सेटअप करी है, तो उससे वो उनकी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं हो जाएगा, वो रहेगा तो इंडिया का टेरिटरी का पार्ट ना। तो इसलिए ये इसमें ना ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले एग्जांपल में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप ध्यान रखिए कि इंडिया का पार्ट है, बाहर वालों ने आके हमारे यहाँ पे कंपनी बनाई है, कंपनी, फिर भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट रहेगा। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया का ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में क्या है, फॉरेन बैंक, कोई भी एक बाहर के देश का बैंक की ब्रांच बनी हुई है, तो भाई ब्रांच बनी है ना, तो कोई वो थोड़ी ना होगी उनकी टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। उन लोगों ने हमसे एक एरिया एक्वायर करा, लैंड रिलीज पे लिया या व्हाटएवर लिया, तो उसको उनकी टेरिटरी का पार्ट नहीं बनता, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। इसी तरह इंडियन एम्बेसी, कोई भी देश में इंडिया की एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब फॉरेन टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, देखो फॉरेन टेरिटरी के अंदर आएगा कोई भी एक इंडियन कंपनी है, जैसे बाहर मैंने कहा हमारी एक इंडियन कंपनी लंदन में बनी है, तो वो लंदन वालों के लिए हुआ ना, उनका पार्ट हुआ टेरिटरी का, हमारे लिए थोड़ी ना वो पार्ट होगा, तो इसलिए वो फॉरेन टेरिटरी है, दैट्स नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे और कुछ एग्जांपल्स हो गए, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना में है, ये न्यूयॉर्क में है, तो ये उन लोगों की टेरिटरी का पार्ट हुई। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया में रशिया की एम्बेसी है तो वो उनकी टेरिटरी का पार्ट हुई, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल, ठीक है, इन अमेरिका, टाटा ने अपनी बिल्डिंग गूगल को रेंट करी, अमेरिका के अंदर रेंट किया, तो वो उनकी टेरिटरी का पार्ट हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी में डिफरेंस क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो जस्ट कॉमेंट बिलो, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, मैंने आपको पीछे अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने यूज किया एक टर्म नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है, बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट इज अ रेजिडेंट, ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इज एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल हु रिसाइड्स इन द कंट्री and their center of economic interest also lies in that particular country, then that person is said to be normal resident। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक रेजिडेंट हूं, मैं अपने आप को रेजिडेंट कब बोलूंगी, जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं इंडिया की एक रेजिडेंट हूं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि भाई मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ। तो मेरे पास दो रीजन है वो कहने के, कि पहला तो कि मैं उस कंट्री में रहती हूँ, आई रिसाइड इन दैट कंट्री, सेकेंड मेरा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता है। अब आप बोलोगे भाई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर हम बात करते हैं जब एक इंसान, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन उस कंट्री में रह रहा है, साथ में उसका जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो जो कमा रहा है, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, जो भी तरीके की वो खर्चा कर रहा है, कमा रहा है, अर्निंग वगैरह जो होती है, वो सारा का सारा उसी कंट्री के उसी कंट्री में ही किया जा रहा है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं यही कमाती हूँ, यही खाती हूँ, यही खर्चा कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, मैं उस देश की नागरिक हूँ, फिर तो उसको कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, विच इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। तो याद रखिएगा नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर दो चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हु रिसाइड्स इन द कंट्री एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस।
मैं बोल रही हूँ कि एक इंडियन ऑफिशियल है, मतलब मैं एक ऑफिसर हूँ, ठीक है, इंडिया का। मैं क्या कर रही हूँ, जो इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है वहां जाके काम कर रही हूँ। तो मैं वहां जाके सिर्फ काम कर रही हूँ, मैं वहां की रेजिडेंट नहीं होंगी, राइट? मैं वहां की रेजिडेंट थोड़ी ना बन जाऊंगी, मैं सिर्फ काम करने वहां जा रही हूँ। सिर्फ प्रोवाइडेड कि वो इंसान जो है ना 1 साल से ज्यादा वहां यूएसए में ना रह रहा हो। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के लिए, कि अगर आप किसी और कंट्री में जाके काम कर रहे हो तो आप 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में ना रह रहे हो ना ज्यादा काम कर रहे हो, तो ही आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आप 1 साल से कम किसी कंट्री में काम के लिए गए हो या रहने के लिए गए हो तो आप उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है? तो अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मैं काम करने जा रही हूँ इंडियन एम्बेसी जो यूएसए के अंदर बनी है, तो अगर मैं 1 साल से कम वहां पे काम करूंगी तो मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट बनूंगी इंडिया की। क्लियर? इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, भाई मैं पाकिस्तान जाके मैच देखने जा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वहां की वो हो जाऊंगी, नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी ना कहलाऊंगी, ठीक है? इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। सी यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे है, फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम मैं एक यूएनओ ऑफिस में काम कर रही हूँ। वहीं अगर यहाँ आता कि भाई एक इंडियन जो है यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, लाइक 3 साल के लिए उसने वहां काम किया, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, राइट? समझ आ रहा है डिफरेंस? साथ में फोर्थ पॉइंट है इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया। भाई इंडिया का एम्प्लॉय है, डब्ल्यूएचओ जो इंडिया में बना हुआ है वहां पे काम कर रहा है, तो रहेगा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो यही कमा रहा है, राइट? इसी तरह इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर दी हज पिलग्रिमेज, तो ये भी यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। आई होप आई मेड यू क्लियर। अब आगे अगर मैं बात करूं तो अब जैसे कि कौन कौन से लोग डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं, ये तो मैंने बताया कि आपको कौन कौन से लोग आ गए। अब कौन से लोग नहीं होते हैं, ये कुछ लोग हैं जो नहीं होते हैं, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए आ गए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ गए, मेडिकल किसी रीजन की वजह से आ गए, घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट वगैरह के पर्पज से आ गए, ठीक है? कोई भी ऐसे पर्पसेस की वजह से जो आ रहे हैं, मतलब ज्यादा दिन के लिए इंडिया में नहीं आ रहे, ठीक है? 1 साल से कम के लिए अगर हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो वो सारे के सारे हमारे बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है? जो भी हॉलीडेज वगैरह के लिए आ रहे हैं, दे आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। देन है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है? जो भी बाहर के एम्बेसीज के फॉरेन स्टाफ, जैसे कि यूएसए का एम्बेसी का, यूएसए से कोई एक आर्मी ऑफिसर आ रहा है या कोई भी एक ऑफिसर आ रहा है अपनी एम्बेसी में जो कि इंडिया में है, तो वो फॉरेन स्टाफ आ रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो बाहर का लोग है, ठीक है? तो दे आर नॉट इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है? ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, जहाँ की एम्बेसी का वो होगा। जैसे यूएसए की एम्बेसी का वो है तो वो यूएसए का मेंबर माना जाएगा, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, में पहले भी बता चुकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब हमारे इनमें जो काम कर रहे हैं इन लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है? वो कंट्री का जिस कंट्री में वो ऑपरेट करे। लेट्स से कि बाहर के लोग आके इंडिया में, बाहर के लोग आ रहे हैं जो इंडिया में डब्ल्यूएचओ बना है वहां के आके काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में आके, तो हमारे यहाँ का थोड़ी ना वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, वो तो रहेगा उसी कंट्री का। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी बाहर का आदमी काम कर रहा है तो वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, राइट? इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेम पॉइंट हो गया कि भाई जो भी इंप्लॉइज हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आपके हम बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक अमेरिकन है, वो इंडिया में जो यूएनओ बनी हुई है बिल्डिंग, वहां पे हमारे यहाँ पे आके काम कर रहा है, कुछ 6 महीने के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो भी वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो 6 महीने तक के लिए आया है, साल भर के लिए नहीं आया है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रहे, ठीक है? क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। देखो कुछ सीजनल वर्कर्स होते हैं जो सीजन के किसी भी रीजन की वजह से आ रहे हैं दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, या हम इधर से उधर जा रहे हैं। कमर्शियल ट्रैवलर हो गया, जैसे कई बार होता है बिजनेसमैन वगैरह अपने काम के पर्पज से दूसरी कंट्री जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वहां का रेजिडेंट बन जाएगा, राइट? क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स में यही हो गया कि कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं, राइट, अपने वेसल्स वगैरह के ऑपरेशन की वजह से जो आते हैं, तो ये सब लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, आपको पता है बॉर्डर वर्कर्स जैसे इंडिया पाकिस्तान का ले लो और भी किसी का भी बॉर्डर वर्कर ले लो, तो बॉर्डर वर्कर का काम होता है कि इधर से इधर आना, ठीक है?
रेगुलर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह के लिए लोग क्रॉस करते रहते हैं बॉर्डर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बॉर्डर वर्कर हमारा, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान का यहाँ इंडिया में आ रहा है, इंडिया का पाकिस्तान में जा रहा है, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा कि भाई इंडियन वाला रेजिडेंट हो गया पाकिस्तान वालों के लिए, नहीं ना। तो वो बॉर्डर वर्कर भी हमारा उसी पर्टिकुलर कंट्री का क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा जिससे वो बिलोंग करता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। देखो कई बार क्या होता है, एक कोई भी नॉर्मल इंसान, हम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में। हमें लगता है कि भाई सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप एक ही चीज है, बट दोनों के दोनों एक डिफरेंट टर्म्स है। अब वो क्या है वो देखिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट मतलब कि आपको लीगली आप इस कंट्री के सिटीजन हो या नहीं हो वो डिक्लेयर होता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी चाइना का आदमी, कोई भी बाहर कंट्री का आदमी हमारे यहाँ पे आके रह रहे और बोले कि आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऐसा नहीं होता। इट्स अ लीगल कंसेप्ट। आप ऐसे किसी अपने आप को सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप किस बेसिस पे देखा जाता है, सिटीजनशिप बेसिस क्या बेसिस होता है, उसका यही होता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। लेट्स से मैं अगर इंडिया में बॉर्न हो रही हूँ तो आई मीन आई एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि मैं एक सिटीजन हूँ इंडिया की, ठीक है। और सम लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, ठीक है। लीगली आप कह सकते हो कि आप इंडिया के पार्ट हो, इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास होल्ड करते हो। अब अराइज इन टू वेज, दो तरीके से आपको सिटीजनशिप मिलती है, कि एक तो हो गया मैंने बताया इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, दूसरा अगर आप बाहर भी बॉर्न हो रहे हो। लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स जब मैं बॉर्न होने वाली थी कहीं यूएस गए हैं, ठीक है, दे आर समवेयर आउट फ्रॉम इंडिया, लेट्स से यूएस में है और मैं बॉर्न हो गई, तो दैट डजंट मीन कि मैं भाई वहां की सिटीजन, मतलब वहां की सिटीजन हो गई, ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ पे आके इंडिया के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कि मैं इंडिया की ही बिलोंग करती हूँ, इंडियन ही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपनी सिटीजनशिप के लिए, लॉ से लीगली अप्लाई कर सकती हूँ, और इंडियन लॉ ने अगर वो अप्रूव कर दिया तो मैं इंडिया की एक सिटीजन बन जाऊंगी, ठीक है। तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी किसी केसेस में कोई इंसान है बाहर रहता था, ठीक है, बांग्लादेश का, कहीं भी, वो इंडिया में आके रहना चाहता है और सिटीजन के तौर पे रहना चाहता है, तो वो अक्वायर कर सकता है इंडियन लॉ के थ्रू, लीगली अक्वायर कर सकता है कि मुझे सिटीजन बनना है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं रेजिडेंटशिप की, तो रेजिडेंटशिप क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। इकोनॉमिक कंसेप्ट यानी कि हम कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, ये सब चीजें की यहाँ पे बात आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल रेजिडेंट कब बोलेंगे, जब वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक चाइना का रेजिडेंट हमारे इंडिया में आके काम कर रहा है और उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पे काम करते करते, तो हम कहेंगे कि वो रेजिडेंटशिप उसके पास है इंडिया की, ठीक है, वो इंडिया का रेजिडेंट है। बट दैट डजंट मीन्स कि वो इंडिया का सिटीजनशिप भी होल्ड करता होगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है रेजिडेंटशिप होल्ड करता हो क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा यहाँ इंडिया में रह रहा है, बट दैट डजंट मीन्स कि वो सिटीजनशिप भी होल्ड करता हो, राइट। तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करता होगा तभी वो यहाँ पे रह रहा है। तो एक स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की वो यही है, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। मैंने वही बोला कि जैसे चाइना वाला एग्जांपल ले लो, एक सिटीजन था जो चाइना में बॉर्न हुआ, चाइना में रह रहा था, तो ही इज अ सिटीजन ऑफ चाइना, बट वो कुछ सालों बाद इंडिया में आके काम करने लग गया, उसको 2-3 साल से ज्यादा हो गए इंडिया में काम करते करते, तो ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ चाइना। सो दिस इज द थिंग जो आपको समझ आनी चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। आई होप दिस मेड यू क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटोरियल एंड नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये बहुत ही यूं समझ लो कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपका ये छोटा सा टर्म है जिसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत कई बार होता है बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, तो ये क्लियर होना अभी इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं डोमेस्टिक टेरिटरी की, अभी मैं आपको समझा रही थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। अब अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं, मैंने बोला कि ये जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये इंडिया का पार्ट होता है, ये सारी टेरिटरी, एम्बेसीज वगैरह जो भी बाहर है, ये सब चीजें हमने देख ली। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्ट, मतलब कितने गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज गुड्स, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। लेट्स से भाई मैंने बोला कि मैं अगर 5 प्रोडक्ट बना रही हूँ, मतलब मैं हूँ, ठीक है, मैं 5 प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो आप बता सकते हो ना कि मतलब जैसे मान लो, या लेट्स से आप कह लो कि लेट्स से 2 लोग हैं,
एक पे मेरा ए का नाम लिखा हुआ है, एक पे बी का नाम लिखा हुआ है, तो आप आसानी से कह सकते हो ना ये ए का प्रोडक्ट है, ये बी का प्रोडक्ट है, क्योंकि वो वेल डिफाइन है। तो इसी तरह डोमेस्टिक टेरिटरी एक फॉरेन टेरिटरी है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के गुड होंगे आप कह सकते हो भाई ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और जो फॉरेन टेरिटरी में बन रहे हैं वो आप कह सकते हो फॉरेन प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता सकते हो कि भाई ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये अब प्रोडक्ट हमारा एक उसमें बात हो रही है, क्वांटिटी के टर्म्स में बात हो रही है। वही अगर हम उसकी मनी वैल्यू लगा दें, पैसों के टर्म्स में देखें, तो वो हमारे देश की इनकम भी तो बताएगा ही ना। मैंने कहा भाई ए के 5 प्रोडक्ट है, बी के 5 प्रोडक्ट है, उसकी हो सकते वैल्यू थोड़ी अलग अलग हो दोनों की। मान लो सब अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं हर एक प्रोडक्ट 2-2 रुपए का है, ए का भी बी का भी। तो मैं कहूंगी भाई डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई भाई 5 रुपए, 5 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट 2 का, तो 10 रुपए उसकी डोमेस्टिक इनकम हो गई, और बी के लिए क्या हो गई 10 रुपए हो गई। तो उसको मनी वैल्यूज में अगर आप देखोगे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम आपने क्या देखा कि कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अब वो चाहे हो सकता है कोई भी बना रहा हो ना डोमेस्टिक टेरिटरी में, हो सकता है बाहर का आदमी बना रहा हो, इंडिया का आदमी बना रहा हो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बाहर के रेजिडेंट ने बनाया हो या नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया हो, बट वो गुड बन रहा हमारी टेरिटरी के अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। इसी तरह नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, मैंने बोला कि मैं एक रेजिडेंट हूं हमारे इंडिया की, तो मैं अब चाहे बाहर जाके गुड बनाऊं या हमारी कंट्री में रह के गुड बनाऊं, मैं बना तो गुड हमारे ले रही हूँ ना, हम क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं, तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट बताएगा। नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे देश का प्रोडक्ट बता रहा है कि भाई हमारे नेशनली कितना प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, चाहे वो मैं बाहर जाके बना रही हूँ या हमारी खुद की टेरिटरी के अंदर बना रही हूँ, पर बना एक नॉर्मल रेजिडेंट रहा है इंडिया का, तो उससे फिर नेशनल इनकम निकल जाएगी, उसको मनी टर्म्स में देखा जाए। तो देखो दोनों में बस एक डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा, ध्यान दीजिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी गुड बनाए, चाहे फॉरेन रेजिडेंट चाहे डोमेस्टिक रेजिडेंट, पर हमारी टेरिटरी के अंदर गुड जो बन रहा है तो उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। बट नॉर्मल रेजिडेंट या नेशनल इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश का नागरिक, मतलब जो हमारे देश का रेजिडेंट है, जो हमारे देश का पर्सन है, वो ही बना रहा हो, चाहे बाहर जाके बना रहा हो, चाहे इंडिया में ही बना रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो को खत्म करते करते पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, गूगल ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रशियन एम्बेसी इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।